मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग उपसहसंयोजी यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के विषय में पढ़ते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों में उपस्थित उपसहसंयोजी क्षेत्र जो सामान्यतः बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा होता है उसे उपसहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। उपसहसंयोजी क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर जटिल आयन या उपसहसंयोजी आयन निम्न तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो उदासीन जटिल हो सकता है, या फिर धनावेशित जटिल हो सकता है, या फिर ऋणावेशित आयन के रूप में हो सकते हैं। इस आधार पर उपसहसंयोजी यौगिक निम्न तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि आयन की प्रकृति के आधार पर उपसहसंयोजी यौगिकों को निम्न तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उदासीन जटिल यौगिक, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वे जटिल यौगिक जो जल में घोलने पर कोई आयन नहीं देते, ना धन आयन देते हैं और ना ही ऋण आयन देते हैं। ऐसे यौगिक हमारे उदासीन जटिल यौगिक कहलाते हैं तथा अनविद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। वे विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार नहीं करते, इन पर कोई नेट आवेश नहीं होता, इन यौगिकों पर कोई फिट आवेश नहीं होता, अतः इन्हें उदासीन संकुल कहा जाता है। उदासीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन्हें कहा जाता है। उदाहरण इनका दिया गया है। उदाहरण में देखेंगे NiCO4, इन पर ना तो धनावेश है और ना ही ऋणावेश है। दूसरा देखते हैं FeCO5, PtCl2NH3 COCl3NH3 इत्यादि उदासीन संकुल हैं। इसके पश्चात धन आयन जटिल संकुल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। वे जटिल यौगिक जिनमें धनायन जटिल संकुल तथा ऋण आयन सामान्य आयन की तरह होता है। ऐसे जटिल यौगिक जिनमें धनायन कॉम्प्लेक्स आयन की तरह तथा ऋण आयन सामान्य आयन की तरह जनरल आयन की तरह होते हैं धनायनी संकुल कहलाते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पर दिखाया गया है CuNH3 4SO4। तो CuNH3 2+, ये हमारा धन आयन जो है ये कॉम्प्लेक्स है जिसे हम बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि SO4- ऋण आयन हमारा सिंपल आयन की तरह है। अब हम लोग अगले वर्गीकरण के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ऋण आयनिक जटिल एनायनिक कॉम्प्लेक्स। वे जटिल यौगिक जिनमें धन आयन सामान्य आयन तथा ऋण आयन जटिल संकुल होता है, ऋण आयनी संकुल कहलाते हैं। उदाहरण K4FeCN6, यहाँ 4K+ धन आयन जो सामान्य आयन है, जबकि FeCN6 4- ऋण आयनी संकुल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर फिर से हम वापस अगला उदाहरण देखते हैं CONH3 5ClCl2। तो इसमें धनायनी संकुल हमारा बना हुआ है और ऋण आयन जो है यहाँ पर क्या है कि साधारण आयन के रूप में है। तो ये धनायनी संकुल का एक एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से लिख दिया गया है CONH3 5Cl के बाद ब्रैकेट है और +2Cl-, ये धनायनी संकुल है और ऋण आयन जनरल आयन है। इसके पश्चात NaCuCl2, Na+ धन आयन हमारा साधारण आयन है, CuCl2- ये ऋणायनी संकुल के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु। अगली टर्मिनोलॉजी है कि किसी उपसहसंयोजी यौगिक की पहचान कैसे किया। तो केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। उपसहसंयोजी क्षेत्र, कोऑर्डिनेट स्फीयर, जिन्हें बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, का धातु परमाणु आयन जिसके चारों ओर उपस्थित निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में आयन समूह जुड़े होते हैं, उन्हें केंद्रीय परमाणु आयन कहा जाता है। ऐसे परमाणु उपसहसंयोजी क्षेत्र का ऐसा परमाणु जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में आयन या समूह उपस्थित होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है।
यह केंद्रीय धातु परमाणु आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है और उपसहसंयोजी बंध में ग्राही की तरह रहता है। उदाहरण CuNH3 4SO4, यह एक उपसहसंयोजी यौगिक है। इसमें Cu2+ केंद्रीय धातु आयन है जो 4 NH3 अणुओं द्वारा घिरा है जिन्हें लिगैंड कहा जाता है। CuNH3 4 2+, यह कॉपर आपका केंद्रीय धातु है। इसके चारों ओर 4 NH3 लिगैंड के रूप में है, तो इसे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। इसी प्रकार K4 FeCN6 में इसको जब अपघटित करते हैं तो ये 4K प्लस FeCN6 4- में अपघटित होता है। FeCN6 4- में Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके चारों ओर CN ये आपके लिगैंड हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर Fe को कहा गया है। Fe आयन को केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज उपसहसंयोजी यौगिकों का वर्गीकरण तथा केंद्रीय धातु परमाणु के विषय में पढ़ा। अगले टर्न पर हम लोग लिगैंड के साथ आते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।